बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हम वतनों, आज हफ़्ता है और हफ़्ता रफ़्ता के मामलात का भी हम जायज़ा लेते हैं और अगले हफ़्ते के मामलात पे भी हम नज़र दौड़ाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज उनके दोनों साथी यानी सेनेटर मुस्तफ़ा कोकर साहब वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। पता नहीं वहाँ से कोई डील की कोशिश कर रहे हैं या कुछ और करने गए हुए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ हैं और मुसद्दिक मलिक साहब जो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं, वो हालांकि इस वक्त खलीजी रियासतों के जो कायद मुल्क हैं उनके कायद पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब किसी खलीजी मुल्क के दौरे पे हैं। तो इसलिए फवाद चौधरी साहब को मुझे तन्हा फेस करना पड़ रहा है और एक तरफ मेरी सेहत ख़राब है, दूसरी तरफ आज मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब और मुसद्दिक मलिक साहब की ड्यूटी भी मुझे निभानी पड़ेगी। तो काम तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। और लेकिन ये आप देखें कि इन्होंने क्या अपोजिशन करनी है। जब से हुकूमत आई है ये सारे बाहर ही हैं, सिर्फ वही बाहर नहीं है जिनको हम बाहर नहीं जाने दे रहे। नहीं यार, खैर मुस्तफ़ा कोकर साहब तो मेरे ख्याल में पहली मरतबा बाहर गए हैं। नहीं, पिछले हफ्ते भी लंदन गए हुए थे, 2 हफ्ते पहले भी, आपको याद नहीं? हाँ, वो एक दिन के, वो तो वालदा की बीमारी के सिलसिले में, वो तो खैर जेन्युइन रीज़न था। और मुसद्दिक मलिक साहब ऐसे तो शरीफ आदमी है, लेकिन जाहिर बात है उसने कमाई वगैरह तो नहीं की, तो अपने लिए को मजदूरी वगैरह कर कुछ लोग वजारतों में कमा लेते हैं, वो तो शरीफ आदमी था, वो नहीं कमा सके। वैसे नून लीग में कोई बचा तो नहीं है, बट ये 2-3 बच गए होंगे। लेकिन आप लोगों का तो अब खौफ ही ख़त्म हो गया। वो शाहबाज शरीफ आप लोग उधर से PAC से निकालना चाहते थे, वो तो बाहर निकल आया, तो कोई बेइज्जती जी नहीं हो गई हुकूमत की? हुकूमत की तो नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लोगों की ही हुई है। उसकी वजह यह है कि देखें, शहबाज शरीफ साहब तकरीबन मेरा ख्याल है कोई इन्होंने 5-7 दिन गुजारे हों जेल में, तो गुजारे हों, वरना तो वो यही रहे हैं और चले गए हैं। और ये इससे पता चलता है कि जो मुल्क का निज़ाम है वो कितना दो रुखा है। अमीर आदमी के लिए, इन्फ्लुएंशियल आदमी के लिए निज़ाम इंसाफ क्या है और गरीब आदमी के लिए निज़ाम इंसाफ क्या है। ये जो शहबाज शरीफ साहब की एपिसोड है या ये जो हो रहा है, इससे तो ये चीज़ सामने आती है। नहीं, वो तो आपकी प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है ना, वो तो आप लोगों की न्यायालय थी ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ, आप लोगों की नहीं, नैब की प्रोसिक्यूशन हो सकती है, उनकी ये भी हो सकती है फिर। लेकिन इसमें मैं तो खैर जजमेंट में भी देखिए, आहद चीमा की ज़मानत मंजूर नहीं हुई, रिजेक्ट हुई। जो इसमें बाकी 4 मुलज़म थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के इलीगल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए, वो जेल में है और शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई है। तो अब ये पता नहीं प्रोसिक्यूशन कमज़ोर थी या क्या हुआ है। बहरहाल नहीं, लेकिन ये तो देखे पहले दिन से आज़ाद अखबार नवीसों ने भी लिखा था कि आशियाना केस में शहबाज शरीफ साहब का रोल नहीं बनता और उनको आप लोग खामखा इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। बाकी जो 4 लोग जेल में हैं फिर उनका भी कोई रोल नहीं है, उनकी ज़मानत क्यों मुस्तरद हुई? वो तो शायद उसकी कुछ और रीज़न हो ना। नहीं है ना, मसला यही है। उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इनके इलीगल अहकामात मंजूर किए, एक पार्टी को 22 करोड़ रुपए दे दिया, ओवरऑल जो है वो करोड़ों रुपया दिया। शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत जो है वो हो गई है। नहीं, वो तो उस लिहाज से तो वो कहते हैं कि जी देखिए उनका मामला रेफरेंस स्टेज में नहीं था, अभी इंक्वायरी भी इनिशिएट नहीं हुई थी, बल्कि उस दिन बुलाया भी उनको किसी और केस में था और अंदर किया। तो क्यों किया था? नहीं, वो भी तो नैब ने रीजन दी थी ना। तो नैब, वो आप नहीं बता रहे। नहीं, वो क्या रीजन नैब ने दी थी? नैब ने कहा जी हमने पटवारी को बुलाया, रात को पटवारी को बुला के कहा गया कि अगर तुम पेश हुए तो हम तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। उन्होंने कहा हमने बुलाया इनको, अली सलमान को बुलाया, वो मुल्क से बाहर चले गए। जिसको हमने नोटिस भेजे बुलाने के वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। नैब की इस बात पे आप यकीन करते हैं? नैब ने कहा ही बस टेम्परिंग विद द एविडेंस। नैब से बड़ा बदमाश इस वक्त पाकिस्तान में कोई और है नहीं? नैब का होगा, उसकी जातियाँ भी अपनी जगह पे होंगी, लेकिन इनके साथ तो कोई जाति नहीं होगी। ये भी देखे, कल खैबर पख्तूनख्वा में एक PhD ब्यूरोक्रेट है, शायद हमारे वहाँ के ब्यूरोक्रेट में वाहिद PhD ब्यूरोक्रेट थे और उसको सरकारी नौकरियों की, और आज उसने अदालत में क्या कहा है? अदालत से ये कहा है कि जी अगर मैं मुजरिम साबित हुआ तो मुझे डबल ट्रिपल सज़ा दी जाए, लेकिन साथ ये सवाल कि अगर मैं बेगुनाह हुआ तो मेरी जो बेइज्जती इस नैब ने करा दी, तो ये यानी उसका तो तरीका ज़ालिमाना है ना। बिल्कुल गलत होगा, कई जगहों के ऊपर नैब गलत भी है। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो केस है, मैंने तो 10 दफ़ा कहा उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए नैब नहीं, तो इस वक्त हम ये समझ रहे हैं कि शरीफ फैमिली ज़ेर अताब है, आप ये कह रहे हैं कि नहीं उनको जो ये ज़मानतें हो रही है सब कुछ, तो वो इस वक्त वो VIP है। ज़ेर अताब कहाँ पे हैं? मुझे आप बताइए उनके साथ क्या हुआ है?
ना उन्होंने अब तक 1 रुपया मुल्क का वापस किया है। सबके सामने केसेस हैं, सबके सामने मामलात हैं, लोगों को गुस्सा है इस बात के ऊपर। अगले आते हैं 1.5 2 करोड़ का वकील करते हैं, 60 दिन के बाद ज़मानतें लेते हैं, वापस घर चले जाते हैं। और जब दरमियान में भी होते हैं उसमें भी खैर हमारे वो तो आपके लोग भी करते हैं। जहांगीर अपने तरीन साहब को देखें, अलीम खान साहब को तरीन देखें। साहब को तो अब शौकिया मिला देते हैं, उनका क्या यार उनका शौकिया क्यों केस मिला है? लेते हैं? नहीं ये गलत करते हैं ना आप तरीन, जिस तरह आपने अभी कहा उस ब्यूरोक्रेट की बेइज्जती का। नहीं, बाहर जायदाद है उनकी भी है, बाहर इनकी ऑफशोर उनके भी है, इनके भी। अभी अलीम खान के देखे वो भी नहीं दे सकता, ये भी नहीं दे सकते। नहीं फ़र्क है ना। देखिए तरीन साहब ने तो 1 रुपया जस्टिफाई किया हुआ है, उनकी तो पैसों की लीगल है, वो तो बिल्कुल टेक्निकल नॉकआउट है। इनका तो इशू ये है वो तो खुदा की कसम, कल अगर आप दूसरी तरफ उनके वकील बन गए ना तो आप जहांगीर तरीन को, अलीम खान को पाकिस्तान के सबसे बदतरीन लोग साबित कर अलीम खान तो अपने केसेस फेस कर रहे हैं ना। मुझे तो शहबाज शरीफ नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ कहाँ कर किया केस फेस? ये क्या था? क्या केस फेस किया? 1 दिन वो उन्होंने रिमांड नहीं भुगता, 5 दिन के बाद उधर आ गए हैं। 4 गाड़ियाँ जो हैं रेंजर्स की इधर लगी हुई थी। इतने तो मिनिस्टर्स, हमारे पास तो 1 गाड़ी है, बेड़ा गर्क। अच्छा, ये गाड़ियाँ, ये मिनिस्टर इनक्लेव में घर, ये सब कुछ जो है ये मैंने उनको दी हुई है या आपने? नैब ने किधर दिए? नैब ने दिए ना। नैब ने वो नहीं दिए। नैब ने रिक्विजिशन की है ना। फवाद चौधरी साहब, आप लोगों ने, स्पीकर ने उनको यहाँ पे तलब किया है, यहाँ प्रोडक्शन। नैब ने तो उनको जेल में डाला था। बिल्कुल। अच्छा, घर देना आपकी वजारत का इख्तियार है या कि नैब का इख्तियार है? घर तो पोजीशन लीडर का है ना। हाँ, अपोजिशन लीडर का इख्तियार है, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि जी वो तो नैब ने तो नहीं दिया ना? गाड़ियाँ यहाँ पे मैं कह रहा था, लेकिन बार वो बात सही तो है। आप लोग वापस ले, हमारी अपनी भी गलतियाँ हैं, इसमें कुछ शुबा थोड़ी है। अच्छा, तो अब उसको हटाएं। जो भी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गमदा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो अब कब सुधरेंगे? अच्छा ये बताइए, ये अभी पीएससी के उससे हटा के थक गया था ना बनाना। तो ये किसने बनाया था? इमरान खान साहब ने बनाया था? वो बेसिकली देखें, अब असद कैसर साहब जो है ना, या उनका एक, वो मेरा ख्याल है फराख दिली का मुजाहरा किया उन्होंने। असद कैसर साहब जो है वो स्पीकर हैं, स्पीकर का काम है दोनों हाउस को साथ लेके चलना। वो उनकी सोच मुख्तलिफ थी हमसे। हम ज़ाहिर है एक ब्लैक एंड वाइट सोच वाले लोग हैं। असद कैसर साहब ने ज़ाहिर एक माहौल भी रखना होता है। चलो इधर उन्होंने बुलाया असद कैसर साहब ने, या पीएससी के चेयरमैन ने बुलाया, लेकिन अदालतों से रिलीफ कौन दिलवा रहे हैं? बस ये अदालतों से रिलीफ तो उनको मिला है, पहले इस्लामाबाद में मिला है, अब यहाँ मिला है। और तो इसका मतलब तो ये कि शरीफों की डील हो रही है। डील देखें, अब मसला यही है फ्रैंकली कि हमारा कोई बड़ा इख्तियार है नहीं अदालतों के ऊपर, ना नैब के ऊपर। इसलिए मैंने तो कल भी ये कहा कि नैब जो है उसको इनवर्ड दिखने की ज़रूरत है। डील के मामले में भी आप लोगों का कोई इख्तियार नहीं है मेरे ख्याल में। हम तो जो ये कर सकते हैं कि हमने रोका है अभी तक हमने इस हालात तक पहुंचाया है, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इंसाफ हो। पैसे हमारे ज़ाती नहीं हैं, लेकिन ना पैसे मेरे हैं ना आपके हैं, पैसे ना इमरान खान के हैं, पैसे पाकिस्तान के लोगों के। लेकिन इमरान खान साहब के और आपके रोकने और मना करने के बावजूद डील अभी तक नहीं हुई, लेकिन ढील तो उनको मिल गई है। तो आपको लगता नहीं है कि डील होने जा रही है? ये जो ज़मानत हुई है ना, इससे एक तासुर जो है वो नफ़ी गया है। हमारा इसमें एक बड़ी हमारा स्टैंड है। हमारा स्टैंड ये है कि इससे ये तासुर मिला है कि डील की तरफ मामला बढ़ रहा है। डील की तरफ तो डेफिनेटली गया है। डील गई है, और ये जिस तरह से मैंने कहा, अब इसमें एक एनॉमली है। नैब के ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, अदलिया के ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, और ब्लेम जो है वो सारा हम पे आता है। तो उन पे किसका इख्तियार है? वो तो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, अपना वो उनका देखेंगे मामला। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि जी डील नहीं मिलनी चाहिए और ये वो तो फिर मेरिट पे उन्होंने फैसला किया होगा ना? मैंने ही आपसे जिस तरह से कहा है कि 4 लोग जिनको रिजेक्ट की गई इस बात के ऊपर कि उन्होंने शहबाज शरीफ के अहकामात को क्यों माना, उनका फिर क्या कसूर था? तो शहबाज शरीफ को जो है वो आपने क्यों जो है वो फिर बेल दे दी? तो ये इसका मतलब है कि कहीं से उनको ढील दी जा रही है। देखें, जाएंगे इधर अब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। पिछली दफ़ा भी सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल ऑर्डर है उसके ऊपर बड़ा डिटेल फैसला लिखा, और काफ़ी आई वुड से दैट्स रादर चार्ज शीट। काफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला लिखा है जो पहली बेल हुई है। अब अदालत का अख्तियार है, अदालत देखते हैं कैसे। लेकिन अगर उनको एनआरओ मिल गया या उनके साथ डील हो गई तो ये तो हुकूमत के लिए फ़ायदे की बात नहीं है कि आपको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिल जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हमारे जो लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर
को लोगों ने वोट सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं या हम लोग वज़ीर बन जाएं। लोगों की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस आए। हम जाते हैं, जब हज पे ये उम्रे पे गए, तम बाहर लोग पाकिस्तानी लाइनों में खड़े थे, उन्होंने कहा जी डॉलर 500 पे जाता है, कुछ नहीं करे, चोरों को नहीं छोड़ना। हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकले, वहाँ पे भी लोगों ने यही मुतालबा किया। एक सेंटिमेंट है लोगों का करप्शन के खिलाफ। ये सऊदी अरब में लोगों ने बताया, सऊदी अरेबिया में, हर जगह जहाँ पे भी। अच्छा, लेकिन सऊदी अरब में पाकिस्तानियों ने ये नहीं बताया आप लोग कि जी ये सऊदी अरब में हमारे साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, मज़दूर हों या एयरपोर्टों पे हज उम्रे के लिए जाने वाले लोगों के साथ अमल का रवैया हो, ये शिकायत किसी ने नहीं की? कुछ मसाइल थे, मसाइल होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, परदेश इसीलिए कहते हैं, परदेश में मसाइल होते हैं। लेकिन आई वुड से कि जब पहली मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर साहब की, उसमें भी वज़ीर आज़म साहब ने सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात की। उसके बाद हमारी जो फ़ी है, वीज़ा फ़ीस, उसमें रिडक्शन हुई। और उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं मौजूदा सऊदी रजीम, वो करीबी ताल्लुकात पाकिस्तानी अवाम तक कन्वर्ट होने चाहिए ना। उधर कफीलों के हाथों लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है, जेलें सऊदी अरब की भरी पड़ी हैं पाकिस्तानी कैदियों से, तो ये मामला डिस्कस किया है? उनको रिलीफ मिला, काफ़ी लोगों को अभी महीनों में रिलीफ मिला। और इंशाल्लाह ताला आने वाले अभी जब प्रिंस मोहम्मद आ रहे हैं तो उसमें ये इशू डिस्कस करेंगे पाकिस्तानियों के हालत इज़हार का। हम हर दफ़ा करते हैं। जब मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर की मलक सलमान बिन अब्दुल अजीज़, कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क से, उनसे भी यही बात हुई थी। और वो ख़ुद भी फ्रेंकली बड़े पाकिस्तान के लिए उनके बड़े जज्बात हैं। अच्छा फवाद साहब, ये जो प्रिंस मोहम्मद के दौरे पे हमने तफसील से बात करनी है, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदेद आपको जिरगे में। फवाद चौधरी साहब, किसी ज़माने में आप बड़े मोतरज़ होते थे अरबों के यहाँ आके शिकार खेलने पे, यमन के मामले पे भी आपने बड़ा एतराज़ किया था। इमरान ख़ान साहब भी बड़े ख़िलाफ़ थे सऊदी अरब के साथ हमारे कोऑपरेशन के। अब ये जो बड़ा एक हसीन यू टर्न लिया है और सऊदी हो रहा है और प्रिंस मोहम्मद के इतना वालेहाना इस्तकबाल, कैसे महसूस कर रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि यमन के ऊपर जो हमारा मौक़िफ़ था वो माना गया है। हम चाहते थे कि पाकिस्तान वहाँ पर किसी एक्टिव वॉर में हिस्सा ना बने, इस चीज़ को माना गया है। इसको हमें बहुत खुशी है कि सऊदी अरब ने भी हमारे मौक़िफ़ को जो है वो तायद बख्शी है। ईरान ने भी हमें बहुत इस मामले के ऊपर हमारे साथ एक उनका कोऑपरेशन का रवैया है। जो फ़र्क पड़ा है वो ये है कि आज से 6-8 महीने पहले, और अगर आप तो चूँकि काफ़ी इस मामले को बारीकी से देखते हैं, आपको भी मालूम है कि आखिरी 1.5 साल जो नून लीग के थे उसमें अरब दुनिया से हमारे ताल्लुकात बिल्कुल नोज़ डाइव कर गए थे और हम लोग बिल्कुल प्लेयर ही नहीं रहे थे मिडल ईस्ट में। लेकिन गुज़श्ता जब से प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, हमने बहुत तेज़ी के साथ अरब दुनिया में जो हमारा जो ग्राउंड हम लूज़ कर गए थे वो हमने वापस हासिल किया। अच्छा बहुत भी उसमें एक जो बुनियादी आमिल था, ठीक है, नवाज़ शरीफ की अपनी भी बहुत सारी गलतियाँ थी, मुशर्रफ के मामले पे भी उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, बाकी मामलात भी थे। वो यमन के मामले पे सऊदी अरब को हस्बे तवक्को मदद फराहम ना करना था, और फिर जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आगे जाएगा सऊदी अरब की हिमायत में, और उसमें ज़ाहिर बात है उस वक्त बड़ी एक रुकावट पीटीआई बनी। पार्लियामेंट में डिस्कशन पे सऊदी नाराज़ थे, वो भी पीटीआई की कोशिश थी कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हो जाए। अब बज़ाहिर तो ऐसा लगना था कि भाई ये पीटीआई से भी वो उसी तरह नाराज़ होगी। तो अब जब सऊदी अरब ने सब कुछ बदल दिया है टूवर्ड्स पाकिस्तान, तो आम तासुर ज़हन में यह था कि शायद जो कोऑपरेशन नवाज़ शरीफ के दौर में नहीं कर रहे थे हम यमन के मामले पे, वो शायद अब ये हुकूमत दरपर्दा करने लगी है, इसलिए सऊदी अरब मेहरबान हुआ है। मेरा ख्याल है कि उस वक़्त की हुकूमत का कम्युनिकेशन लाइन्स ही नहीं थे, वो समझा ही नहीं पा रहे थे कि हमारा मौक़िफ़ क्या है और हम क्यों इसमें न्यूट्रल रहना चाहते हैं। फ़र्क ये है कि हमारी एक कम्युनिकेशन लाइन है, हम बड़े आसानी से हमने अपनी बात पहुंचाई है, उसकी उन्होंने जो है वो उसको अप्रिशिएट किया है। देखिए मसला ये है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है मशरिक़ वुस्ता में। मशरिक़ वुस्ता में हमारा इंटरेस्ट ये है कि एक तो सऊदी अरब और ईरान की एक लड़ाई है और वो हिस्टोरिकल है, उसको ये नहीं कहा जा सकता कि कल हम कहेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी या परसों। लेकिन हमारा इंटरेस्ट ये है कि ये टेंशन्स इतनी ना बढ़े
कि मुस्लिम दुनिया उस पूरी डिवीज़न का शिकार हो जाए। हम ईरान से भी दरख्वास्त करते हैं, हम सऊदी अरब से भी दरख्वास्त करते हैं, और हम उनसे कहते हैं कि आप अपनी टेंशन्स को एक ख़ास हद से आगे ना बढ़ने दें। जो फ़र्क है पहले पाकिस्तान में और अब भी, अब के पहले हमारी बात सुनी नहीं जा रही थी, अब हमारी बात सुनी जा रही है। और आपने देखा है, एक तो अभी सऊदी अरेबिया ने ऐलान किया है सीज़ फायर का यमन में कुछ अर्सा पहले, और उसके बाद ईरान ने भी जो है वो इसको रेसिप्रोकेट किया है। सो हमें उम्मीद ये है और हमारी दुआ और ख्वाहिश ये है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो टेंशन्स हैं वो एस्केलेट ना हो। लेकिन उससे पैरेलल जो सऊदी क़यादत है और अरब क़यादत है वो बिल्कुल स्पेसिफ़िक हो गए हैं ईरान से मुतालिक। पहले ये होता था अरब ममालिक का कि इज़राइल और ईरान दोनों टारगेट होते थे। इस वक्त लगता है कि इज़राइल को भी बुला दिया गया है, और सऊदी क़यादत का ये नज़र आता है कि ईरान के मामले में जो उनके साथ है वो उनका दोस्त है, और अगर वो उस मामले में उनके साथ नहीं है तो वो अगर कतर भी हो तो उसको वो दोस्त नहीं मानते। तो हम पाकिस्तान अगर ईरान के मामले पे उनके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर मेहरबानी क्यों है? कई स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के और सऊदी अरेबिया के, पाकिस्तान के और ईरान के भी स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात हैं। अब यही हुनर होता है कि आपने बैलेंस कहाँ करना है। अगर आप इस तरह से होता कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो सिर्फ सऊदी अरेबिया और यूएई से बेहतर नहीं हुए, अगर आप गौर करें तो हमारे ताल्लुकात कतर और तुर्की से भी एक बेहतर हुए हैं, और इंशाअल्लाह तैयब अर्दगान भी पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। सो ये एक बैलेंस करने की बात है। लेकिन ये जो अलायंस सऊदी अरब की क़यादत में बना है विद द बैकिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उसका हदफ और फोकस ईरान नहीं है, और पाकिस्तान तो उस इत्तेहाद में शामिल है। ये जो अभी राहील शरीफ साहब भी तशरीफ़ लाए थे और उनके साथ बड़ी अच्छी मुलाकातें रहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी हुई, शाह साहब महमूद कुरैशी साहब की भी हुई, मेरी भी हुई। राहील शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जो पूरा अपना जो इसके सामने बड़ी वाज़ेह बात की है, ये 41 जो मुल्कों का इत्तेहाद है ये एक मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, ये एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ है। एक्सट्रीमिज़म यानी शिद्दत पसंदी का एक जो पूरा नया नैरेटिव है मुस्लिम वर्ल्ड का, वो सऊदी अरेबिया चेंज करना चाहता है। उनका जो 2030 विजन है वो बहुत एक ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट है उस जानब बढ़ने के लिए, और वो बढ़ रहे हैं इस जानब। सऊदी अरेबिया में ऐसे ऐसे इक़दाम उठाए गए हैं जो सोचे भी नहीं जा सकते थे। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी खुश आइंद बात है कि सऊदी अरब जो इस्लामी दुनिया जैसी तब्दीली वज़ारत इत्तलात में आपके आने के बाद आई है, उस तरह की तब्दीली उधर भी आ रही है, सिनेमा बन रहे हैं। आप इसके ख़िलाफ़ हैं? नहीं, आप तो हम ही हैं ना। हाँ, हर अकल वाला आदमी, हर अकल रखने वाला आदमी एक ऐसी ही पॉलिसी बनाना चाहेगा। आपका शायद वाहिद इक़दाम है जिसके मैं हक़ में हूँ, और उनका भी शायद वाहिद इक़दाम है जिसके हक़ में हूँ। नहीं, हर अकल वाला आदमी इसके हक़ में होगा, क्योंकि देखिए एक घुटा हुआ मुआशरा, एक एक्सट्रीमिस्ट मुआशरा किसी तौर पे आगे नहीं जा सकता। हमेशा वो मुआशरे आगे जाते हैं जहाँ पे आइडियाज़ को आज़ादी हो, जहाँ पे आइडियाज़ चल सकते हों, और फिर जहाँ पे ये ना हो कि अगर आपने ये किया तो फलाना आपको गोली मार देगा, फलाना आपको गोली मार देगा। कोशिश होनी चाहिए क़यादत। लेकिन खुला मुआशरा फिर वही होता है कि जिसमें अगर कोई मज़हबी है तो उसको अपने मज़हब पे अमल करने के लिए फैसिलिटेट किया जाए, कोई अगर लिबरल है तो उसको अपने लिबरलिज़म पे अमल के लिए फैसिलिटेट किया जाए। रियासत का काम नहीं है पार्टी बनना। हाँ, पार्टी बनना उसका काम नहीं है। लेकिन आप लोगों ने हज वाला मुश्किल बना दिया और सिनेमा में जाना आसान बना रहे हैं आप। कुछ भी नहीं है, हज को भी हमने मुश्किल नहीं बनाया है। वो सब्सिडी आपने विड्रा कर दी थी। सब्सिडी देखिए 4 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो बनी, वो इस वजह से बनी कि 75% इजाफा किया सऊदी अरेबिया ने अपने वैट टैक्स में, और उसके बाद जो है वो जो बाकी 33% इजाफा हुआ आपकी एयरलाइन टिकट महंगे हुए बिकॉज डॉलर फ्लक्चुएशंस है। हुकूमत तो 1 रुपया भी हज में नहीं कमाती। अब आपके पास ऑप्शन है, आपका पैसा आपके पास कहाँ से आएगा। पहली बात तो यह है कि देखिए आप तकरीबन 6000 अरब रुपया हुकूमत की साल की कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन और नॉन टैक्स कलेक्शन। 2000 अरब रुपया इसमें से आप कर्ज़ों का सूद देते हैं, ठीक। 1700 अरब रुपया आप डिफेंस में देते हैं। आप जब वफाक में, उसके बाद हर 10 रुपये में से 6 रुपये सूबों को चले जाते हैं। सो वफाक जब बजट शुरू करता है तो वो -632 अरब रुपये से शुरू करता है, ठीक। तो अब आप मुझे बताइए कि 4.5 अरब रुपये आप कहाँ से निकालेंगे। ज़ाहिर है आप बिस्प से निकालेंगे जो गरीबों का पैसा है,
वो आप उठा के हज। अच्छा, इतने खुश आप लोग क्यों हैं? पूरा बिल्कुल एक जश्न का सा माहौल बना दिया है हुकूमत ने प्रिंस मोहम्मद के आने पे, क्या देने आ रहे हैं? इस विज़िट की जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इससे ये अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान कितना अहम मुल्क है इस वक्त मशरक़ वस्ता के, जिस तरह से शुरू में आपने कहा कि जो कायद मुल्क हैं उनके पास। तो ये यूएई के मोहम्मद बिन ज़ायद जो हैं वो पहले आए, अब मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो 2 विज़िट्स वहाँ के किए हैं, 2 विज़िट्स जो हैं वो यूएई के किए हैं, और उन्होंने कहा यह है कि इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, दिस इज़ द टाइम। प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है वो ये है कि पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए एक बहुत अच्छा मुल्क बनाया जाए। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये अरब जो हैं इनके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट करने का पाकिस्तान में। उनको एक ऐसा माहौल दिखाना, एक ऐसा माहौल करना जिसमें वो आएँ और आके इन्वेस्टमेंट करें, ये एक बहुत अहम है। किस सेक्टर में और कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? सऊदी अरेबिया की जो इन्वेस्टमेंट है वो एनर्जी, तेल के सेक्टर में है। ज़ाहिर है सबसे बड़ी तो तेल के सेक्टर में है, जहाँ $8 बिलियन से वो रिफाइनरी जो है लगा रहे हैं, जो एशिया की दूसरी बड़ी रिफाइनरी होगी। इसके बाद वो रिन्यूएबल एनर्जी में जो है वो पैसे लगाना चाह रहे हैं, उसके बाद वो एग्रीकल्चर में लगाना चाह रहे हैं। फिर एक और अहम इस वक्त ये हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि 2 नए शहर बन रहे हैं सऊदी अरेबिया में। हम चाहते हैं कि हमें जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं वो सऊदी अरेबिया ऑफ़र करे पाकिस्तान को। हमारी लेबर आपको पता है पहले भी काफ़ी है सऊदी अरेबिया में, लेकिन हम नौकरियां हमें चाहिए, उसके लिए हमारी कोशिश। नवाज शरीफ जब भी इक़्तिदार में आते हैं अरबों डॉलर कैश देते सऊदी, कैश हमें कुछ नहीं दे रहे हैं। दिया तो है अभी $3 बिलियन अभी उन्होंने दिया है। वो तो लोन है ना, कर्जा है ना? नहीं, वो ऐसे ही होता है, कर्जे ही होते हैं। नहीं, वो नवाज शरीफ को तो ऐसे ही दिए थे। नहीं, कोई ऐसा किसी ने कुछ नहीं दिया, ऐसे ही दिया था ना, वो वापसी नहीं थी उसकी, ग्रांट होगी ना। हाँ, और हमें तो कर्जा अब दिया हुआ है। आगे हमें कर्जे नहीं, वो भी नहीं चाहिए, ग्रांट भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। तो जब नहीं चाहिए कर्जा तो कर्जा लिया उनसे क्यों? अभी आपने ये 2000 अरब रुपया मियाँ साहब इसी चक्कर में छोड़ भी तो गए हैं ना। हाँ। जो हमने 2000 अरब रुपया हर साल देना है वो हम कहाँ से दें? तो ये हम आने वाला कहेगा कि ये जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ा ये कहाँ से दें? अपने इंशाल्लाह ताला हम छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा, उनको ठहराएंगे कहाँ प्रिंस मोहम्मद को? वो स्टेट गेस्ट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस जो फॉर्मर है उसमें ठहरेंगे। तो उसमें यूनिवर्सिटी नहीं बनी? यूनिवर्सिटी भी बन रही है। नहीं तो यूनिवर्सिटी बनी है तो उसमें आप 1100 कनाल की जगह है। हाँ, 1100 कनाल में से जो गेस्ट हाउस है या रेजिडेंशियल एरिया है वो थोड़ा है। मेन पोर्शन उसका जो बड़ी इमाम वाली साइड है उधर से निकलता है। अच्छा। तो वहाँ पे वो रिसर्च सेंटर बन रहा है जहाँ पे 4 डिग्रीज होंगी। यूनिवर्सिटी नहीं, रिसर्च सेंटर बनेगा। रिसर्च सेंटर है एक्चुअली, और उसका दरवाज़ा उस तरफ होगा। उसका दरवाज़ा उस तरफ होगा। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर हाउस इसी तरह रहेगा। अभी डिज़ाइन होना है उसका, वैसे कोशिश है कि इधर से यहाँ इधर सारा मामला जो है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता सचमुच आप लोगों की यूनिवर्सिटी बन जाती तो फिर इस तरह के मौके पे आप क्या करते? इस तरह के मौके पे क्या करते? प्रेसिडेंट हाउस ठहर जाते, क्या प्रॉब्लम? ये चीज़ें तो फिर नहीं अभी उधर देखिए सलीम साहब, बात यह है कि एक बात तो यह है कि इस चीज़ को हम ले लें, मजाका उठा लें या ये कर लें। दूसरी बात यह है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर अपने एक घर में रह रहा है या वो यहाँ पे आते हैं और वो अपने स्टाफ कॉलोनी में रहते हैं, क्यों रह रहे हैं? 88 गाड़ियाँ हैं उनके पास, वो क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? 4 उनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? बेसिकली हमने जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस दिन प्राइम मिनिस्टर का ओथ लिया था, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का बजट था 51 करोड़ रुपया। वो बजट इस वक्त कम होकर रह गया है अबाउट 31 करोड़ रुपया। अब आप मुझे बताइए कि प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अब ये जो किराए पे आप लोगों ने गाड़ियाँ ली हैं, हमने कोई गाड़ी किराए पे नहीं ली। तो ये गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं? अब इनको जिन गाड़ियों में इनके साथ 200 से ज़्यादा लोग गाड़ियाँ अपने साथ लेके आ रहे हैं, वो तो खुद उनके लिए ज़ाती गाड़ी आएगी ना, लेकिन ये जो उनके साथ डेलीगेशन के लिए, डेलीगेशन में भी के लिए भी वो बहुत ज़्यादा तादाद में आए हैं, अपनी गाड़ियाँ लेके आए हैं। यहाँ से कोई ख़ास गाड़ियाँ किराए पे नहीं लेंगी। और मैं तो हैरान होता हूँ कि लोग अपनी कॉमन सेंस भी यूज़ नहीं करते कि इस्लामाबाद में कहाँ है 300 पराडो जो आपने किराए पे लेनी है। इस्लामाबाद में तो इतनी, लेकिन अगर वो अपनी गाड़ियाँ ना बेचते तो अच्छा ना होता, इस तरह के मौके पे इस्तेमाल होती। नहीं, जो हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो इनफ है पाकिस्तान में, हमें इतनी होनी होती हैं जो चाहिए होती हैं। इन गाड़ियों पे मुझे अब बताइए कि आपके हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, आपके पास पीने का पानी नहीं है, 35 करोड़ रुपए इन गाड़ियों को सिर्फ साल में रखने का खर्चा है। ये जो गाड़ियाँ पीएम ने बेची हैं।
नाज़रीन, चूँकि संजीदा मौजू था इसलिए हमारी गुफ्तगू भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा हो गई। थोड़ी सी हल्की फुल्की बात भी होगी, लेकिन एक वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। नाजरीन, हमारे साथ हैं फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, अरब हुक्मरान इधर आने लगे हैं, लगता है कि आपकी हुकूमत भी उनकी पॉलिसियों पे अमल पैरा हो गई है। हाँ, देखें, एक वादा तो हमने पूरा किया है। मुराद ने कहा था 200 अरब आएंगे वापस, तो 200 से ज़्यादा आ गए हैं। अच्छा, 200 अरब आ गए। हाँ, आ गए ना। मुराद सईद ने कहा था कि 200 अरब। मुराद ने आपसे वादा किया था कि 200 अरब आएंगे। अच्छा, तो अब आगे उसको कैसे पूरा करेंगे? उन्होंने कहा आधे इसके मुंह पे मारेंगे, आधे उसके मुंह पे मारेंगे। तो आप ये बताइए, नहीं, ये मुंह पे मारने वाले इन मेहमानों के साथ क्या करेंगे? बस ये मुंह पे मारने वाले नहीं है। अच्छा, अब देखिए, पैसे साथ लाते हैं, इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। चलो, अरब न सही, 200 अरब आ गए। वैसे कमाल है यार आप लोगों की हुकूमत की। लेकिन ये बाकी वादों का भी ला रहे हैं। देखो, सारे वादे पूरे करेंगे। हाँ, वादे बिल्कुल, लेकिन सारे वादे इसी शक्ल में पूरे होंगे कि अरब की बजाय अरब आते रहेंगे। ये आपने अच्छी वो खुशखबरी दे दी है। तो मैं ये कह रहा था कि अरबों का असर लेके आप मीडिया का गला तो दबाने लगे। हमारे साथ तो जो कुछ करना था आपने कर लिया, अब आप सोशल मीडिया के पीछे भी पड़ गए। देखें, पहली बात तो यह है कि ना तो मीडिया का गला दबाया है, ना सोशल मीडिया का गला उस सेंस में दबा रहे हैं। मसला क्या है? मसला ये है, इस मुल्क में चंद लोग जिन्होंने एक्सट्रीमिज़म के ऊपर, टेररिज्म पे बहुत काम किया है, आप उनमें से एक हैं। मुझे आप बताइए कि सोशल मीडिया पे जो कत्ल के फतवे चल रहे हैं, क्या कोई मुल्क अलाउ कर सकता है इन फतवों को चलने देना? नहीं। जो हेट स्पीच चल रही है, कोई आप अलाउ कर सकते हैं उसको चलने देना? मेरी आज़ादी की हद वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ आपकी आज़ादी की हद शुरू होती है। अगर हम इसको अलाउ करेंगे, इसको चलने देंगे, तो ये एक नाकाबिले बया, इन्होंने पहले भी बहुत नुकसान पहुँचाया है, अब भी बहुत ज़्यादा नुकसान। लेकिन फवाद चौधरी साहब, इसमें ये भी हकीकत आपको माननी पड़ेगी कि हेट स्पीच के लिए भी सबसे ज़्यादा आपकी पार्टी ने इस्तेमाल किया है। देखिए, ये नहीं, और कल तक फेक न्यूज़ के लिए भी सबसे ज़्यादा आपकी पार्टी ने इस्तेमाल किया है। और कल तक जब खादिम रिजवी जैसे लोग ये कर रहे थे, तो आपके शेख रशीद साहब भी उनके साथ खड़े थे और आपके इमरान खान साहब भी कहते थे कि मेरा जी चाहता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये तो तारीख है। नहीं, गलत आप बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो एक सिनेरियो था। अगर हमने शामिल होना होता ना, मैं आपको बताऊँ, उस पर आपको हमारी तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि कोई और अगर अपोजिशन होती और इतना पोलराइज माहौल होता तो वो उन धरनों में शामिल हुई होती, और उन धरनों में अगर हम शामिल हो जाते तो ये जो उस वक़्त की आपकी रूलिंग जनता थी, उनके घरों को लोगों ने आगे लगा दिया। आप लोग शामिल भी हो चुके हैं, और जब उस वक़्त की हुकूमत सोशल मीडिया पे ये चीज़ रोकना चाह रही थी, तो आपके खान साहब सोशल मीडिया के हक में खड़े हो गए। वो आप भी गलत करना चाह रहे थे। वो तो उस वक़्त अपने जो सारे लोग उन्होंने अरेस्ट किए थे। अब सालार हमारा जो था, हमारा जो वर्कर है कोयटा से, सालार को उठा लिया, तो वो यही काम करते थे। मुनाफरत था। आपकी पार्टी के कितने लोगों ने अपने सोशल मीडिया विंग बनाए हुए हैं? सबसे ज़्यादा गालियाँ तो मुझे पड़ी हैं। गालियाँ तो पढ़ने में मुझे रोज़ पड़ती हैं, क्या इशू? अच्छा, तो गाली ठीक है। देखें, वो तो एक महज़ब की बात है ना, मोरालिटी की बात है। किसी को नहीं देनी चाहिए। अब किसी को अकल ही नहीं है तो उसको क्या सिखाएं? अच्छा, ये अभी जो आप कार्रवाई, माँ बाप की तरबियत ख़राब है तो उसको क्या आप कहेंगे? तो पीटीआई वालों की माँ बाप की तरबियत खराब, जो गालियाँ निकालते हैं उनकी नहीं तरबियत सही ना। अच्छा, तो आप अभी ये जो कार्रवाई करेंगे, ये गालम गलोच वालों के खिलाफ नहीं है, ये फतवे देने वालों की हेट स्पीच के खिलाफ। अच्छा, तो इसमें ज़रा इसको आप एलेबोरेट करें कि वो किस, यानी क्या चीज़ है? एलेबोरेटेड है लॉ में, FIA में एलेबोरेटेड है, इसके बाद पीका में एलेबोरेटेड है। जो हेट स्पीच है वो हेट। अच्छा, तो वो तो लॉ में है पहले से, कानून पिछली हुकूमत से बना हुआ है, उस पर अमल दरामद की ज़रूरत है। तो आप अमल दरामद कर रही है, आपने क्रैक डाउन का लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल किया? उससे बड़ा पैनिक फैल गया है। नहीं, पैनिक फैलना भी चाहिए, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया है और हम बताना चाहते थे कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितने लोग अभी तक अरेस्ट हुए हैं सोशल मीडिया? वो नंबर अभी सही बताना मुनासिब नहीं होगा, काफ़ी लोग अरेस्ट हुए। नहीं, तो फिर क्रैक डाउन नहीं क्या? आपने कहा हफ्ते 2 में, तो लोग हैरान है कि भाई हफ्ते हो गया कुछ, तो वो क्या होगा? वो अरेस्ट होंगे, लोग अरेस्ट हुए हैं, हो रहे हैं। फ़र्क पड़ा है वैसे, सोशल मीडिया पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है इस बात से। लेकिन आप लोगों ने उसके लिए उधर इंतज़ाम किए, क्योंकि FIA में जितने लोग हैं इसको देखने वाले, वो तो चंद ही हैं। FIA की कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं। अच्छा,
और जो पीटीआई के अपने इस तरह के सेल थे वो बंद कर दिए। FIA का पीटीआई का कोई ऐसा सेल नहीं था जो मुनाफरत फैलाए। आपको अगर ये लगता है कि आपके ऊपर तनकीद करना इतना बड़ा जुर्म है कि लोगों को उठा के जेल में फेंक दिया जाए, वो हम नहीं करेंगे। नहीं वो मुझे आपके ऊपर तनकीद जारी रहेगी, आप अपनी हरकतें ठीक मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अगर आपको अपनी हरकतों से तकलीफ रही है तो मुझे भी कोई नहीं है। लोग जो मर्जी कहते रहते हैं, कभी परवाह नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप लोग खुद मसलन आप फेक न्यूज़ की बात करें ना, हाँ, आपके वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी है, उन्होंने ताहिर दावड़ से मुतालिक जितनी वो फेक न्यूज़ नहीं थी। फेक न्यूज़ नहीं, वो तो स्टेटमेंट हो जाती है, गलत भी हो जाती है, उसमें क्या है। अच्छा, अब इन्फॉर्मेशन है ना, उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली उन्होंने कर दी, वो आगे गलत तो उस पर उन्होंने माजरत भी नहीं मांगी। जो है उनको बताते हैं माजरत करें। आगे कुछ लोगों को महज यानी स्टेट की पॉलिसियों पे तनकीद की बुनियाद पे गिरफ्तार किया जा रहा है या उठाया जा रहा है या उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही है, बिल्कुल, तो वो सिलसिला इससे मज़ीद नहीं बढ़ जाएगा। नहीं, सिलसिला देखिए, बात यह है, मैं आपको सिंपल, आप बात करें PTM की, आप बात कर रहे हैं उसमें, देखिए प्रॉब्लम ये है, हमने उस इलाके में जंग लड़ी है, हमारा 6-7 हज़ार फ़ौजी वहाँ शहीद हुआ है, वहाँ पर बड़ी जो डिविसिव है इस वक्त मामला, और हम अलाउ नहीं कर सकते डिविसिव फोर्सेस को, जिनको हमें पता है कि वो सब लोगों को नहीं होंगी, वहाँ के उनके 2 MP MNA हैं, बात करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक एलिमेंट ज़रूर ऐसा है जिसको इस वक्त बाहर की एजेंसीज जो हैं वो सपोर्ट कर रही हैं। हमें उनका मामला जो है वो हमने अलाउ नहीं करना। वाई शुड वी अलाउ? अमेरिका अलाउ करता है जूलियन असान को जाके कि वो जाके विकीलीक्स के ऊपर करे। अभी वहाँ पे अमेरिका बड़ा है ना, हमारे बाज़ जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं उनके नज़दीक अमेरिका ही सबसे बड़ा कैपिटल है ना लिबरलिज्म का। तो मुझे बताएं, अभी अमेरिका की जब फेसबुक के ऊपर जब उन्होंने कहा रशियन इंटरफेरेंस है, तो जो कुछ चाहते हैं वो तो आज भी कहते हैं कि हम पाकिस्तानी आईन के अंदर चाहते हैं। पाकिस्तान एक सेगमेंट उनमें है जिसको शौक है, वो सेगमेंट तो हर पार्टी में होता है। एक इस वक्त जो हर तरफ से तनकीद में देख रहा हूँ, आपके बहीखाई की तरफ से भी, आपके पुराने साथियों की तरफ से भी, कि देखिए ये सोशल मीडिया में भी उसका इजहार होता है, इस मीडिया में भी इजहार होता है। तो जो पोलराइजेशन है, तो लोग कहते हैं कि जी ये एक फवाद चौधरी साहब की जो लैंग्वेज है और एक आपके साथी वो फयाजुल हसन चौहान, कहते सबसे ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप जिस तरह मसलन अभी सऊदी अरब पे जो हम बात कर रहे थे, कितने आप इंटेलेक्चुअल अंदाज में थे, आपका एक इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड भी है, एक सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ है, तो आप ज़रा अपनी इस ज़ुबान पे क्यों? देखिए बात ये है, मैं अपने आप को जवाबदेह समझता हूँ उन वोटर्स के सामने जिन्होंने मुझे वोट दिए। मैं कोई नून लीग का या फलाने का या वो तो नहीं हूँ, और मेरा जो वोटर है उसकी डिमांड है अकाउंटेबिलिटी। ये जेलम का कौन सा वोटर है जो आपसे कहते हैं कि मुखालिफ को गाली दो? नहीं, मुखालिफ को गाली तो खैर मैंने कभी भी नहीं दी है। चोर को चोर ना कहें तो क्या कहें? आप मुझे बता दें लफ्ज़, वो क्या दिया करेंगे आइंदा से? क्या कहना चाहिए चोर को? नहीं देखें, हमें यहाँ मुझे बता किस तरफ से चोर को चोर कहते हैं। नहीं, मैं एक बंदे ने पैसे खाए, अदालत में साबित किया है। किसको? अदालत ने साबित किया है। अदालत में लेके गए हुए, अदालतों में जमानतें हो रही हैं धड़ बड़ धड़। हाँ, तो आप मैं और आप तो जब तक अदालत साबित ना करें उनको ना कहना। तो नहीं ना कि चोर तो नहीं है। नहीं, आप उनके कहे, आप दलील के साथ कहे कि ये फलान है, ये चोरी की है। नहीं, मुझे आप बता दें चोर को चोर नहीं, मुझे आपको अच्छा लफ्ज़ डिक्शनरी में देख के बता दीजिएगा, मैं आइंदा से। फवाद चौधरी साहब देखें, हमारे दीन ने हमें जो तालीम दी है ना, वो दीन ने क्या तालीम दी है कि पाकिस्तान हुकूमत में आ जाए और उसके बाद लूटना शुरू कर दो? दीन ने हमें नहीं, कुरान रोज़ाना मुनाफिकीन की मुनाफिकत का जिक्र करता था, लेकिन मुनाफिक का टाइटल किसी को नहीं दिया है। ठीक। अहले किताब के शिर्क का जिक्र करता था, लेकिन शिर्क का टाइटल किसी को नहीं दिया है। हमारी सोसाइटी में चोर का जिक्र करें लेकिन चोर को चोर ना कहें। हाँ बिल्कुल, आप उसकी चोरी का जिक्र करें अदालत में। मसलन हमारी सोसाइटी में, मैं आपको अपनी, आप चोरी का जिक्र भी करें। अगर मैं देखे, इमरान खान ने कहा कि मैं 50 लोग जो है ना वो उनको देखना चाहता हूँ बिहाइंड द बार्स। उन्होंने कोई खुर्शीद शाह का नाम नहीं लिया था, शहबाज शरीफ का नहीं लिया था, आज़ाद रफ़ीक का नाम नहीं लिया था, सारे उसके चले। हुजूर तलाक कोई गुनाह नहीं है, हमारी सोसाइटी में होते हैं, साहबे कराम के भी हुए हैं, दीन ने उसकी इजाज़त दी है। सही है। लेकिन हम नहीं, मैं किसी चीज़ को, लेकिन हमारी सोसाइटी में अगर किसी मुतल्लिका शख्स या खातून को पीछे से आवाज़ लगा दी जाए कि ओ तलाक़ी, तो वो मरने मारने पे उतर आता है, हालांकि वो हकीकत होती है ज़मीनी कि भाई उनका ये चीज़ हो चुकी होती है। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि आप अगर थोड़ा सा उसको, आप पे भी कोई जादू कर लेगा। तो नेम और शेम क्या करना चाहते हैं? आप पे भी कोई जादू कर लेगा, ये उस पर वाकई कोई वो है, फयाजुल हसन चौहान पे कोई जादू वगैरह। तो खैर इतना तो हम परस्त नहीं हो, मेरे व्यूज़ तो आपको पता ही। तो आपके कमरे से तो हड्डियाँ नहीं मिली? नहीं, हड्डियाँ मिली हैं, पाए खाए थे, उसमें हड्डियाँ निकली थी, खुद ही फेंकी हैं।
तो ज़रा उनकी भी तरबियत कर लेना। जादू टोने का मामला बाकी मैं और आप जैसे लोगों पे तो असर नहीं करते, पता नहीं उनको क्यों। कोई जादूगरनी का इंतज़ार करें। अच्छा, मुल्क की सतह पे तो कोई जादू वगैरह का चक्कर नहीं चल रहा है ना इस वक्त? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क कंट्रोल में। हाँ, और ये इंश्योर किया है कि कोई मोहम्मद साहब जहाँ ठहरेंगे उधर कोई हड्डियाँ वगैरह ना फेंके? नहीं, उम्मीद है नहीं, वो हड्डियाँ वहाँ होंगी, बकरे वगैरह वो ज़िबा कर रहे हैं। हाँ चले, खैर वो इस पे ज़्यादा बिलीव भी नहीं करते। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, हमें वक्त देना है और हमसे बात करने का। बहरहाल आज तशनगी रही हमारे और इनके दो दोस्त मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब और मुसद्दिक मलिक साहब, उनके बग़ैर तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता, लेकिन बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने उनकी कमी पूरी करने की कोशिश की। सलीम साफ़ी और जरगा की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए।